हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पादरिया स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पादरिया में। दोस्तों, आज हम एसएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जिसे हम एसएससी में जनरली पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूप में और पैराजम्बल्ड के रूप में आता है। पैराजम्बल्ड जहां एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को जैसे फर्स्ट की जगह थर्ड की जगह फोर्थ और फोर्थ की जगह आपको सेकंड लगा के दे देगा, उनको वापस अरेंज करना है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस भी देता है, सेंटेंस को भी आपको 4 पार्ट में बांट देता है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को थर्ड की जगह, थर्ड को फोर्थ की जगह, ठीक है, उनको वापस हमें अरेंज करना होता है। बहुत सरल पार्ट होता है एसएससी का। आप एसएससी के पेपर में यदि देखें तो बहुत छोटी मोटी आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स है वो गेन किए जा सकते हैं। एसएससी में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्री के अंदर आपको पता है कि पैराजम्बल्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस आपके प्री के अंदर आते हैं। आप मेंस की बात, प्री जो एसएससी सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल जो एग्जाम है उसकी बात करें, 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना। और मेंस के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। मेंस के अंदर आपको पता है 20 क्वेश्चंस आपके 20 ही मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस तो आपके टोटल 20 एंड 22 ही आएंगे। 22 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मार्क्स जो हैं वो आपके 24 होंगे। तो 24 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है। बहुत ज्यादा है ना। ठीक है ना। 24, ठीक है ना, आउट ऑफ 250, 250 में से आपके 24 मार्क्स जो है वो है पैराजम्बल्ड के। बहुत ही सरल है। आप यदि बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम को देखें तो बैंक पीओ में, बैंक क्लरिकल एग्जाम में पैराजम्बल्ड जरूर पूछा जाता है। ठीक है। बहुत आसान और सरल तरीके से और बेसिक तरीके से हम इसे पढ़ेंगे कि आपके ग्रामर के कौन से उन छोटे छोटे रूल्स को आप यूज कर सके ताकि इन्हें पैराजम्बल्ड को किया जा सके। क्लियर है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, क्वेश्चन से समझते हैं किस तरीके से इन पैराजम्बल को किया जाता है। देखिए, ये आपका पहला एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम इसमें करेंगे। कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे ये सेंटेंस है आपका, और इस सेंटेंस को आपको 4 पार्ट में तोड़ रखा है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, लास्ट पार्ट भी आपको दे रखा है, बीच के 4 पार्ट है उनको आपने अलग कर रखा है। इनको आपको वापस अरेंज करना होता है। ठीक है। फर्स्ट आपका दे रखा है, 6 दे रखा है, इनको आपको नहीं आगे पीछे करना, आपको इन्हीं को सेट करना होता है। क्लियर है। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। आप सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ठीक है। चलिए देखो, अब इस सेंटेंस में हमें क्या करने होते हैं, कौन से ग्रामर की कुछ बारीकियां आपको ध्यान में रखनी होती हैं। देखो सेंटेंस है आपका कि इफ वी शैल रियली डिटरमाइन टू डू अ थिंग, एट लास्ट फाइंड अ वे हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी ऑफ डूइंग इट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, अभी जो प्रैक्टिस की बात करें, सबसे पहले प्रैक्टिस करते समय दोस्तों आपको क्या करना है, शुरुआती जैसे लगभग आपको 50 के आसपास जो क्वेश्चंस आप करते हो स्टार्ट के, तो विद आंसर की करें। ठीक है ना। मेरी आपकी यही सलाह रहेगी कि आप पहले आंसर की को देखें। आंसर की से आप आंसर टिक कर लो कि इसका आंसर कौन सा है। आपने आंसर टिक कर लिया, पहले हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर टिक कर लीजिए। ये तो होता क्या है कि जैसे हम 1 क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं और यदि मान लो किसी में अटक जाते हैं तो आपकी वो प्रैक्टिस है वो हो नहीं पाती। तो आप शुरुआत में आंसर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लगा के फिर आप चेक करो। ठीक है ना। आप आंसर की में देखें तो देखो, फिर देखो कि ये आंसर कैसे होगा। ठीक है। तो वो थोड़ा आपके लिए सही रहेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, फिर ये मार्क्स इसमें आ जाएंगे। देखो, अब कुछ ग्रामर की चीजें देखो। अब आप इस सेंटेंस में कह रहे हो कि इफ वी आर और वी सेल, ऑब्वियसली इफ वी आर और वी सेल दोबारा तो हम कह नहीं पाएंगे। तो यहां पर तो आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब कही, इधर भी सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो आने से रही। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पी ऑप्शन पहला होगा नहीं। पी ऑप्शन यदि पहला किसी में है तो वो ऑप्शन कट जाएगा। पी ऑप्शन इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऑप्शन को हम कई तरफा और कई तरीके से काट सकते हैं ग्रामर के, यदि आपको बेस रूल यदि आपको पता हो तो। देखिए, यदि हम फर्स्ट के साथ में क्यू को पार्ट को देखें तो इफ वी आर रियली डिटरमाइंड, क्या बी वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ,
आप किस रूप में कर सकते हो, पैसिव वॉइस में कर सकते हो आप, इफ वी आर रियली डिटरमाइन, या डिटरमाइन पैसिव वॉइस के सेंस में नहीं, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल करी है, हो सकता है। लेकिन अभी आप चेक करें, देखो आगे और भी क्या है। इफ वी आर एट लास्ट फाइंड अ वे, एट लास्ट तो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ फाइंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या किसी बी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? कभी नहीं। ध्यान रखना, जो बी वर्ब होती है उसके साथ कभी भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। जैसे जो बी वर्ब होती है, जैसे आपकी ये जो बी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब बी वर्ब में बी, बीन, बीइंग और टू बी भी होता है, लेकिन जनरली इनकी बात करें तो ध्यान रखना इनके साथ आप वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, दोनों ही इस्तेमाल नहीं होगी। ना तो प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होती है, ना सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होती है, और ना ही कभी इन बी वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। आप किसी भी तरीके से फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना सिंगुलर फॉर्म का, ना आप प्लूरल फॉर्म का, और ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का। आप कभी भी किसी भी बी वर्ब के साथ इनका इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इन बी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो या तो आप इनके साथ क्या यूज करते हैं, ध्यान रहे कि यदि हम बात करें इज, एम, आर, वॉज और वर, या तो हम इनके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इनके साथ, या हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और या हम इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ जब हम आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देता है। इज, एम, आर के साथ जब हम आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करें तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा। इज, एम, आर के साथ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनाता है, वॉज वर्ब के साथ पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा। अब यदि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ यदि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाए तो वो पैसिव वॉइस बना देगा। क्या बनाएगा? पैसिव वॉइस। कि इज, एम, आर के साथ यदि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बन जाता है, और वॉज वर्ब के साथ यदि आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो पास्ट के इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनता है। तो थर्ड फॉर्म एज ए पैसिव वॉइस की तरह आती है, और आप टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका इंडेफिनेट टेंस ही कहलाता है, इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। इज, एम, आर के साथ टू इन्फिनेटिव लगाओगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है, और वॉज वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव लगाओगे तो पास्ट का इंडेफिनेट टेंस होता है। ठीक है ना। तो ये इंडेफिनेट टेंस के रूप में आता है। तो ध्यान रहे कि कभी किसी बी वर्ब के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, प्लूरल और कौन सी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहां इस सेंटेंस में यदि हम देखें, इसमें यदि हम देखें तो यहां पर इफ वी आर, अब बी वर्ब है और बी वर्ब के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला आर भी गलत होगा। पहला आर किस में आ रहा है? आपके सेकंड ऑप्शन में भी आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर कट गया। ठीक है ना। तो इसके साथ आप इसको नहीं लगा सकते। फिर देखें इस सेंटेंस को, देखें तो क्या हो रहा है कि इफ वी आर हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी। अब डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव होता है। अब डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और अब आपने कह दिया इफ वी आर डिफिकल्ट। अब इफ वी आर डिफिकल्ट आप कह रहे हो, यदि हम डिफिकल्ट हैं, अरे डिफिकल्ट इस वी को मॉडिफाई कर रहा है, तो डिफिकल्ट कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, वो डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन अब वी आर डिफिकल्ट, हम डिफिकल्ट हैं, ये तो थोड़ा अटपटा लगेगा। और थोड़ा आगे भी पढ़ के देखो सेंटेंस को कि इफ वी आर हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी। इट वॉट, इट तो क्या है? इट एक प्रोनाउन है, तो इट प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होगा? किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। तो पहले सेंटेंस में किसी नाउन को तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ना, बाद में हम उसके रिवर्स में हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ नहीं बनेगा, और ये तो लास्ट ऑप्शन है, तो ये तो अंत में ही रहेगा। ओके, एक तो तरीका ये हुआ। और तरीका देखो, दो ऑप्शन आपने काटे हैं। फिर बात करें तो ऑप्शन आपका एस भी इसमें नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी कट रहा है। ये ऑप्शन भी कटेगा तो बचा कौन? आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है, डी बच रहा है। और तरीके देखो, एक और तरीका देखो। अब आप इसमें देखो क्या पी के पीछे क्यों आ सकता है। एग्जाम में आपको एक हिंट चाहिए,
मैं अलग अलग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम में सारे हिंट्स आपको एक साथ यूज में लेने हैं, सारे हिंट्स एक साथ में यूज में नहीं लेने, वहां आपको कोई एक ही हिंट काम में लेना है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा काम में लोगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें नजरें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन की ओर और आपके ऑप्शंस की ओर, दोनों तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा सरल है लेकिन मैं इजी वे में ले रहा हूं। पहले थोड़े शुरुआती हम आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको शुरुआत में थोड़ी समझ बैठ पाए इसकी। ओके, तो आपको दो तरफा दिमाग रखना है, आपको क्वेश्चन के ऊपर भी और आपके ऑप्शंस के ऊपर भी। ऑप्शंस बहुत जरूरी होते हैं, ऑप्शंस के ऊपर वो ऑप्शंस काटना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिस में ये बहुत चीजें बहुत जरूरी है ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आए, ठीक है। देखो, अब आप कह रहे कि वी सेल, अब वी सेल रियली डिटरमाइंड, क्या किसी मॉडल के साथ आप इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो? कभी नहीं। मॉडल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, मॉडल के साथ कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब पी के पीछे आप क्यों लगा ही नहीं सकते। कोई भी मॉडल आता है तो उसके बाद आप कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप कभी ना करें। देखो, जो भी मॉडल है, चाहे मान लो हम विल की बात करें, चाहे हम कैन की बात करें, चाहे आप माइट की बात करो, ठीक है, चाहे वुड लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉडल जो भी होता है, मॉडल के साथ क्या नहीं कर सकते, मॉडल का नियम है कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर ही इस्तेमाल करनी होती है, आप ये प्लूरल ही इस्तेमाल करनी होती है। आप ना तो वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो, ना वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। इस तरह आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो भी प्लूरल वाली, ना कि सिंगुलर फॉर्म। तो कभी किसी मॉडल के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है, और फर्स्ट फॉर्म भी कौन सी आएगी? प्लूरल वाली। आप सिंगुलर फॉर्म नहीं, आपको प्लूरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो मॉडल होता है आपका, जैसे आपने कैन कह दिया, कुड, माइट, कोई भी मॉडल आप यूज करते हो तो उस मॉडल के साथ आप सीधे तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। आप मॉडल के साथ सीधे आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो भी गलत होगी। और ना ही किसी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी गलत होगा। तो कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म और टू इन्फिनेटिव का किसी मॉडल के साथ डायरेक्टली आप सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली क्या कर सकते हो कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो बी वर्ब लगा के लिख सकते हो, आप उसमें क्या हैव लगा के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने, जैसे मान लो कोई मॉडल यूज करा, जैसे मस्ट लिखा, या मान लो आपने शैल लिख दिया। अब किसी मॉडल में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो या तो आप क्या लगा सकते हो, हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना, या आप बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है, या आप इस तरह हैव बीन लगा के आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन इस तरह जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप मॉडल के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस बन जाता है, मॉडल का परफेक्ट टेंस होता है। और इस तरीके से बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हो तो वो परफेक्ट का ही क्या मॉडल के साथ सिंपल, ये सिंपल का पैसिव होता है। और यदि आपने हैव बीन के साथ लिखा है तो वो परफेक्ट का पैसिव होता है। इसी परफेक्ट का पैसिव मस्ट हैव टेकन का पैसिव होगा मस्ट हैव बीन टेकन, ठीक है ना। और मस्ट टेक का जो पैसिव, इसका जो पैसिव होता है, इसका पैसिव होगा क्या? मस्ट बी टेकन। तो आपको बी वर्ब या आपको हैव वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और यदि मॉडल के साथ आपको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है तब भी आपको बी और हैव बीन लगाना होता है, तब उसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मॉडल में यदि आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है तो भी बी वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लो आपने शैल कह दिया, तो शैल के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाने के लिए आपको बी या हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके आप उसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। यदि आप शैल बी टेकिंग कहते हो
तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है मॉडल का, और शैल हैव बीन टेकिंग कहते हो तो मॉडल का वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है ना। इसलिए बी और हैव बीन का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी, हैव बीन और हैव का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, तब जाके थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरीके से टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी आप किसी मॉडल में सीधे तौर पर नहीं कर सकते। टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है तो भी आपको हैव वर्ब का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी यदि मॉडल है, जैसे कोई भी आप मॉडल यूज़ करते हो और इस मॉडल में यदि आपको किसका टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो आपको हैव यूज़ करना पड़ेगा और हैव टू गो कहना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह आपको हैव वर्ब लगानी पड़ती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है आपको लगाने का। तो मॉडल के साथ में आपको किसी भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल के साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। और बेयर इन्फिनेटिव कौन सी वर्ब होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होती है वो बेयर इन्फिनेटिव है। यदि आपको से एज ए मैन वर्ब की तरह फर्स्ट पोजीशन पर यूज़ नहीं करते हैं तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। जब भी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर यूज़ होती है तो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। तो आप इसमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं मॉडल में, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया कैन, तो कैन के साथ आप सीधा ही क्या कहेंगे? गो कहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हो, आप गोज यूज नहीं कर सकते मॉडल में, आपको गो ही यूज करना पड़ेगा, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। लेकिन दो ऐसे मॉडल हैं जो दिखने में आपको लगेगा कि उनमें टू इन्फिनेटिव है, लेकिन वो टू इन्फिनेटिव नहीं, वो मॉडल का ही पार्ट है। जैसे हम बात करें यूज टू की बात, जैसे यूज टू गो। अब यूज टू गो में ये टू इन्फिनेटिव नहीं है, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव ही है, ये टू आपका यूज्ड का पार्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ought to की बात करें तो ought to go, इसमें भी क्या है? ये टू किसका पार्ट है? गो का नहीं, ये ought का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह तो यूज टू और ought to दो जरूर ऐसे हैं जिसमें हमें लगता है कि उनमें टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं, आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बेसिक एंड वर्ब का, उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम नजदीक है, आपका बेसिक एंड वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी देखो, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? कि बी वर्ब जो होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कौन सी? सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। उनके साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ती है? या तो थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, या आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ती है, या इन्फिनेटिव वर्ब यूज करनी पड़ती है। थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाता है, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और टू इन्फिनेटिव लगने पर वो इंडेफिनेट टेंस ही रहता है। ये तो बी वर्ब का नियम था। सेकंड हमने नियम पढ़ा किसका? मॉडल का। मॉडल में ध्यान ये रखना है कि मॉडल के साथ जो आती है वर्ब वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल वाली, क्योंकि मॉडल के साथ आने वाली वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल वाली। तो कभी भी मॉडल के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही मॉडल के साथ आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये मॉडल का नियम। फिर बात आती है कि मॉडल के साथ आप सीधे तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, मॉडल के साथ आप सीधे कौन सी? आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही मॉडल के साथ इन्फिनेटिव इस्तेमाल करोगे। यदि आपको मॉडल में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, किसी मॉडल में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो आपको ये 3-4 तरीके से यूज कर सकते हो। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के लिख सकते हो। मॉडल में हैव ही आ सकता है, हैज और हैड नहीं आता, कभी भी हैव आएगा, बीच में हमेशा हैव आता है, कभी भी हैज और हैड नहीं आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जब दो से ज़्यादा मॉडल आप साथ में लिखते हैं तो कभी भी आप हैज का इस्तेमाल कभी ना करें। इस तरह ध्यान रखना कि कोई भी आपने 3 वर्ड लिखे हैं इस तरह, और हैव और यदि टेकन, आपने 2 से ज़्यादा वर्ब लिखी है, तो मॉडल के साथ आपको ध्यान रखना कभी भी हैज़ और इस तरह हैड का इस्तेमाल न करें। बीच वाली वर्ब कभी भी हैज़ और हैड नहीं होती, बीच में हमेशा हैव होती है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे फर्क नहीं पड़ता, बीच की वर्ब हमेशा हैव होती है। ये हमेशा ध्यान रखना देसी तरीके से, ठीक है ना। चले, तो इस तरीके से आपको यदि थर्ड फॉर्म लगानी है किसी भी मॉडल के बाद, तो आपको हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस बनाएगा, बी के साथ आपको सिंपल का पैसिव, और हैव बीन के साथ आपको कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना।
ओके और यदि आपको उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है तो बी और हैव बीन लगाते हैं। बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म मॉडल कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म मॉडल का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है। ठीक है ना, इस तरह। तो ये आपको ध्यान में रखना है मॉडल का सेंस। तो आपका क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें देखो छोटी छोटी चीजें आप इसे याद रख सकते हैं कि यहां आपने कह दिया कि वी सेल रियली डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड का यूज तो हम कर ही नहीं सकते, तो पी के पीछे हम क्यू को नहीं रख सकते। अब पी के पीछे क्यू किस ऑप्शन में किसी में है क्या? पी क्यू क्या किसी ऑप्शन में है? इसमें पी के बाद एस है, इसमें पी के बाद क्यू नहीं, इसमें पी क्यू ये आ गया, तो पी के बाद क्यू नहीं आ सकता, तो आपने थर्ड ऑप्शन को 2 बार काट लिया। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका कट रहा है। और तरीका देखो, क्या इस पहले इसके साथ में आप इसको लगा सकते हो आर को, वी सेल एट लास्ट फाइंड अ वे, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि पी को आर फॉलो कर रहा है। पी को आर फॉलो किस में कर रहा है? क्या पी को आर पहले में फॉलो कर रहा है? नहीं। सेकंड में पी को आर नहीं फॉलो कर रहा, थर्ड में पी को आर फॉलो नहीं कर रहा, फोर्थ में कर रहा है पी को आर फॉलो। ये देखो, तो हो सकता है आपका आंसर डी बने। ठीक है ना, और देखें, देखो और क्या तरीका है इसमें। इस सेंटेंस को देखो कि इफ वी आर वी सेल हाउ एवर डिफिकल्ट, क्या वी सेल हाउ एवर डिफिकल्ट कह सकते हो? क्या किसी मॉडल के बाद इस तरह एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है? कभी नहीं। मॉडल में एडजेक्टिव यूज करने का भी वही तरीका है कि आपको बी या हैव बीन आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप किसी भी कोई भी मॉडल यदि आता है, कोई भी मॉडल है, तो उस मॉडल में जैसे मान लो आपने कह दिया शैल या आपने कह दिया माइट, अब इसके साथ मान लो आपको कोई एडजेक्टिव लिखना हो, जैसे मान लो इस तरह ब्यूटीफुल लिखना हो, तो आप सीधे तौर पर कभी नहीं लिख सकते। किसी मॉडल के बाद आप सीधे तौर पर आप किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉडल में एडजेक्टिव को लिखने के 2 तरीके होते हैं, आप शैल लिखो चाहे आप माइट लिखो। मॉडल में आपको यदि इन एडजेक्टिव लगाना है तो आप इसमें बी या हैव बीन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, बी या हैव बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह आपको यदि एडजेक्टिव यूज करना है किसी भी मॉडल के बाद तो आपको बी वर्ब या किसी हैव बीन का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप कहिए ही कैन बी इंटेलिजेंट, ही कैन बी इंटेलिजेंट, और यू कुड हैव बीन इंटेलिजेंट। ठीक है ना, तो यू कैन बी इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट बन सकते हो। यू कुड हैव बीन इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंसी दिखा सकते थे, तुम इंटेलिजेंट बन सकते थे, तो पास्ट बन जाएगा आप उसका सेंस। तो मॉडल के बाद बी या हैव बीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको एडजेक्टिव लगाने के लिए। तो आप सीधे तौर पर ध्यान रखें कि मॉडल के साथ यदि आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है तब भी बी और हैव बीन चाहिए, और एडजेक्टिव लगाना है तब भी आपको बी और हैव बीन चाहिए। थर्ड फॉर्म लगाना है तो हैव भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो और हैव बीन भी लगा सकते हो। टू इन्फिनेटिव लगाना है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सीधे तौर पर कुछ भी आएगा तो वो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, और वो भी प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। तो इस तरीके से आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर आपने कह दिया कि वी सेल, और आपने कह दी हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी, तो सेल के बाद आप डिफिकल्ट का इस्तेमाल तो कैसे करें? तो ऑब्वियसली पी के बाद एस का ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या पी के बाद एस किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है? पी के बाद एस किस में आ रहा है? देख फर्स्ट में ही है पी के साथ एस, ये ऑप्शन आपका वापस गलत हो गया। यहाँ पी के साथ एस है नहीं, यहाँ पी के साथ क्यू है। चलो, तो ये ऑप्शन आपका ये कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखें, और इसमें देखो कुछ चीजें आप सिंपल वे में भी काट सकते हैं। यदि फर्स्ट तरीके से आपको नहीं दिखता है, आप लास्ट वाले तरीके से देखें। मैं ही नहीं कह रहा इसका आंसर आपको मिल गया होगा, अभी इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा क्वेश्चन का, लेकिन मैं तरीके बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन को इनको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका कोई भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ ये तरीका है और इससे मेरे क्वेश्चन सही हो गया। वो एक जुगाड़ आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये केवल पहेली है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, PQRS एक पहेली है। ठीक है ना, इसको आपको सुलझाना है। डे बाय डे आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये आसानी से आपका सॉल्व होता जाएगा। ठीक है ना, ओके। ऐसे पजल सॉल्व करते हैं ना, पजल सॉल्व करते हैं, पहले दिन आप न्यूज़पेपर में कोई पजल आती है, उसको पहले दिन आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आप हो सकता है उसमें 1 2 3 4 ही वर्ड आप उसमें लिख पाएं,
ठीक है ना। लेकिन आप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर, ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वो उसी की प्रैक्टिस आप जारी रखते हैं, प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो 1 महीने बाद में उसी पजल को आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं। रीज़न कि आपने उसे बार 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 प्रैक्टिस किया है। तो इसमें भी यही है, इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप बार 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 इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो इसकी ज़रूरत होती है यहाँ पर। देखो और देखो तरीका क्या, इसमें ऑप्शन से कोई चीज़ें काट सकते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है कि एक में लास्ट में P आ रहा है, 2 में Q आ रहा है, एक में R आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में S वाला लास्ट नहीं होगा। अब ये लास्ट नहीं हो सकता। हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी ऑफ डूइंग इट, ये तो वैसे भी गलत है, तो S तो लास्ट में आएगा नहीं। अब लास्ट में यदि देखा जाए तो क्या वी सेल, आप कह रहे हो कि वी सेल ऑफ डूइंग इट कह सकते हो क्या? क्या किसी मॉडल में इस तरह प्रेपोजिशन लगा के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं क्या? नहीं, वो सेल बी डूइंग हो सकता था, सेल हैव बीन डूइंग हो सकता था। तो ये लास्ट ऑप्शन पी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन पी नहीं हो सकता, मतलब आपका ये ऑप्शन कट गया। पहला ऑप्शन 2 तरफा कटा है, तीसरा ऑप्शन आप 2 तरफा काट रहे हो, लेकिन दूसरा भी आप 2 तरफा काट रहे हो। ऑप्शन आपका इस तरीके से कट रहा है। इसमें क्या है कि जब शुरुआती आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस में ये नहीं कि एक क्वेश्चन हुआ कैसे, प्रैक्टिस इस बात की जरूरी है कि 3 ऑप्शंस कट कैसे रहे हैं। एक आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है तो 3 ऑप्शन कैसे कटे, उसको सॉल्व करने जाओगे तब आपके हिंट्स बनेंगे, आपके दिमाग में छोटे छोटे आइडियाज है वो डेवलप होंगे। ठीक है, चलिए देखो, तो आप कह रहे कि इफ वी सेल रियली डिटरमाइन टू डू ए थिंग, तो अब ऑप्शन आपका पी ऑप्शन लास्ट नहीं बनेगा। अब क्या लास्ट ऑप्शन क्यू बन सकता है? देखो, रियली डिटरमाइन डू अ थिंग ऑफ डूइंग इट, टू डू अ थिंग, टू डू अ थिंग ऑलरेडी आप वर्ब कह रहे हो और फिर वापस आप कह रहे हो ऑफ डूइंग इट, तो ये तो बनेगा नहीं। इसका मतलब क्यू ऑप्शन आपका लास्ट में नहीं बन सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट और आपका ये ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑप्शन लास्ट कौन सा रहेगा? एट लास्ट फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट, फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट। ऑब्वियसली आर, आर क्या आएगा? सबसे लास्ट का ऑप्शन बन रहा है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन किस में आ रहा है? आर आपके डी ऑप्शन में बन रहा है। क्लियर है? और तरीका देखो, देखो क्या आप इसमें एस आप स्टार्ट में रख सकते हो क्या? एस को स्टार्ट में रखा जा सकता। अब आप कर इफ वी आर हाउ एवर डिफिकल्ट, देखो इफ वी आर हाउ एवर डिफिकल्ट, क्या बी वर्ब के साथ एडजेक्टिव तो लगा सकते हैं, लेकिन वी को डिफिकल्ट मॉडिफाई नहीं करेगा। और फिर इधर क्या आ रहा है? इट एक आपका प्रोनाउन आ रहा है। ये इट प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? रियली डिटरमाइन टू डू अ थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब थिंग क्या है यहाँ पर? नाउन है, और इट क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। तो पहले नाउन आएगा कि पहले प्रोनाउन आएगा? आप पहले प्रोनाउन लगा के फिर उसका नाउन नहीं लिखेंगे, पहले नाउन होगा और फिर प्रोनाउन होगा। अब पहले नाउन और फिर प्रोनाउन, इसका मतलब पहले क्यू वाला ऑप्शन होगा फिर एस वाला ऑप्शन होगा। क्यू और एस कहाँ नजर आ रहा है आपको? क्यू और एस इसमें है नहीं, इसमें क्यू के साथ एस नहीं है, इसमें क्यू के साथ एस नहीं। इसका मतलब क्यू के साथ एस कहाँ आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है। तो कोई ऑप्शन आपका सही है तो वो किन किन तरीकों से सही है, ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन गलत है तो कौन कौन से तरीके से वो गलत है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो यदि हम आपका डी ऑप्शन मिल रहा है तो डी ऑप्शन की तरह एक बार आप पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को कि इफ वी आर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्यू कह रहा है इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू ए थिंग, बी वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू अ थिंग, फिर क्या कहना चाह रहे हो कि एस हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी, एस आ गया, उसके बाद पी आएगा कि वी सेल एट लास्ट फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है ना? आप कह रहे हो कि यदि हम रियली ये डिटरमाइन कर ले, ये ठान ले कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो चाहे वो कितनी मुश्किल क्यों न हो, अंततः हम उसका रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। एट लास्ट तो यहाँ पर एडवर्बियल का यूज़ है, इससे तो कोई मतलब नहीं, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको इस तरह ध्यान में रखनी है, इस तरह एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तरीका आपका हो सकता है कि आपने क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर दे दिया होगा, यदि आपके कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस यदि इसी तरीके से करते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फोकट के मार्क्स होते हैं 24 मार्क्स है, लेकिन बहुत सिंपल से और आसानी से सही मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। ठीक है ना? देखो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि महात्मा गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द प्रॉब्लम्स वाज नो आंसर बिलीव्ड दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेंटेंस आपका सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका आंसर देख के आप आसानी से लगा सकते हो, लेकिन इसको एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ के देखें और क्या क्या चीजें हैं इसमें कि जहां से आप सीख सकते हो। ठीक है, देखो कुछ चीजें देखो समझना। अब यहां पर महात्मा गांधी आप नाउन कह रहे हो, क्या महात्मा गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हो? अब महात्मा गांधी भी आपकी नाउन है और आपका औद्योगिकरण है, ये भी आपकी नाउन है। तो क्या नाउन के पीछे नाउन बिना किसी कंजंक्शन के आपके यूज कर सकते हो क्या? ना तो आपने कंजंक्शन लिखा, ना कोई प्रेपोजिशन लिखा, ना आपने कोई मॉडिफायर यूज करा, आपने किसी भी तरह का कनेक्टर यूज नहीं करा। क्या इसके साथ दो ये नाउन जुड़ सकती है? कभी नहीं जुड़ेगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन पी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन पी किसी ऑप्शन में है, पी ऑप्शन में ही नहीं दे रखा आपका, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब पी तो वैसे भी नहीं आएगा। खैर ये तो नहीं है। अब देखो, अब नाउन, सिर्फ नाउन टॉपिक से ही इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तब भी ये सही हो जाएगा। देखो टू द प्रॉब्लम्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स आपकी नाउन है और औद्योगिकरण ये भी आपके नाउन है। इसका मतलब क्यू के पीछे पी नहीं आएगा। क्या क्यू के पीछे पी कहीं पर भी है? क्यू के पीछे पी पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्या यहाँ क्यू के पीछे पी नहीं है? यहाँ क्यू के पीछे पी नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका नाउन से ही कट गया। ठीक है, और नाउन कहाँ है? देखो was नो आंसर, आंसर आपकी नाउन है, नो एडजेक्टिव लगा हुआ है, आंसर नाउन है, आंसर नाउन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नाउन है। इसका मतलब आर के पीछे पी भी नहीं आएगा। आर के पीछे पी कहाँ नजर आ रहा है? आर के पीछे पी आपका इसमें रह रहा है, आर के पीछे पी, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक से भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। देखो और कैसे तरीका आप कह सकते हो कि आंसर के पीछे ये नाउन है तो इसके पीछे ये नाउन नहीं आएगा, ये नाउन है इसके पीछे भी ये नाउन नहीं आएगा, क्योंकि आपने जोड़ किससे रहे हो? आप ये जोड़ेगी नहीं इस तरीके से। और आपने महात्मा गांधी नाउन है तो इसके साथ ये नाउन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो और तरीके देखते हैं आप, और कैसे तरीके, नाउन के अलावा कौन सा तरीका है? देखो यहां पर देखो दैट आपका क्या है? कंजंक्शन है, और टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन इस तरीके से साथ में नहीं आएंगे। जोड़ने का काम कौन करेगा? या तो कंजंक्शन करेगा या आपका प्रेपोजिशन करेगा। तो या तो दैट आएगा या टू आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही तो आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब एस के पीछे क्या नहीं आएगा? क्यू नहीं आएगा। अब एस के पीछे क्यू किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? एस के पीछे क्यू, एस क्यू आपके इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखो ये ऑप्शन आपका सेकंड दो बार कट गया। आप दैट के पीछे इस तरह आप टू इस तरह यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। यदि ये गलत है तो बिलीव्ड दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब लास्ट वाला क्या है? एस के पीछे आपका ये सिक्स्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन एस नहीं रह सकता। लास्ट ऑप्शन एस किसी में है क्या? लास्ट ऑप्शन एस किसी में दे भी नहीं रखा। यदि होता तो ये ऑप्शन भी कट जाता है आपका। ठीक है, और देखिए क्या गलती है। देखो बिलीव्ड दैट वॉज, देखो बिलीव्ड आपकी वर्ब है और इसमें वापस आपने दैट से ये वर्ब जोड़ दी। जब वर्ब को वर्ब से जोड़ा जाता है तो एंड से जोड़ सकते हो, बट से जोड़ सकते हो, उस तरीके से जोड़ा जा सकता है। दैट आप जोड़ रहे हो तो दैट के बाद दैट तो आपने कंजंक्शन यूज किया तो वापस कोई सब्जेक्ट और वर्ब इस तरीके से यूज करनी होगी। तो आप इस तरह वॉज, बिलीव्ड और वॉज को आपस में नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब वर्ब को वर्ब से इस तरह आप दैट से नहीं जोड़ सकते। तो ऑप्शन एस के पीछे आर नहीं हो सकता। एस के पीछे आर किसी में नजर आ रहा है क्या? एस के पीछे आर आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, और देखें, देखो और कैसे यहां पर गलती बन रही है। देखो अब देखिए, अब आप यहां पर कह रहे हो पहले ऑप्शन से यदि हम चेक करना देखें, फर्स्ट ऑप्शन से वो दोबारा देखो चेक करें कि महात्मा गांधी टू द प्रॉब्लम्स, क्या महात्मा गांधी टू द प्रॉब्लम्स कह सकते हो? महात्मा गांधी समस्या थे, किसकी समस्या थे? तो पहला ऑप्शन क्यू नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन क्यू आपका यहां पर गलत हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्यू आपका यहां पे गलत हो रहा है। ठीक है ना, पी आ नहीं सकता, पी ऑप्शन में नहीं है। क्यों हो नहीं सकता? क्यों? महात्मा गांधी समस्या थे, ये तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, समस्याएं थे। ठीक है ना, ये तो कोई नहीं, और प्रॉब्लम्स भी दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब आप कह रहे महात्मा गांधी वॉज नो आंसर। यदि आप कह रहे हो कि महात्मा गांधी वॉज नो आंसर, महात्मा गांधी उत्तर नहीं थे, किसके? यदि आप पहला आर ऑप्शन देखते हैं तो आर के पीछे क्यों आ सकता है क्या?
अब आप कह रहे कि महात्मा गांधी वॉज नो आंसर टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आपके आर के पीछे क्यू तो जरूर आएगा, ये पक्का है कि आर के पीछे क्यू आएगा, ठीक है, आर के पीछे क्यू आएगा, लेकिन क्या क्यू के बाद में एस आएगा क्या? टू द प्रॉब्लम्स बिलीव्ड दैट, प्रॉब्लम्स बिलीव दैट, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत है? सी ऑप्शन आपका गलत बैठ रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा? अब पहला, अब महात्मा गांधी साहब पी जोड़ नहीं रहा है, क्यू जोड़ नहीं रहा है और आर यहां जोड़ नहीं रहा है, तो बचा कौन आपका? एस। तो आपको कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब लेनी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, इसका मतलब पहला कौन सा ऑप्शन होगा? एस ऑप्शन होगा। एस इसमें भी है, इसमें भी एस आपका दे रखा है, लेकिन एस को फॉलो कौन करेगा? क्या एस को फॉलो क्यू कर रहा है? क्या एस को क्यू फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। तो एस को कौन फॉलो कर रहा है? पी फॉलो करेगा। आपको वापस सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, आपने यहाँ पर कंजंक्शन लिखा है तो कंजंक्शन दैट लगाया, तो आपको वापस सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। अब सब्जेक्ट और वर्ब आप कहाँ से लाएं? सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर आपका औद्योगिकरण, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, और इसके बाद वापस वर्ब चाहिए, तो इसकी वापस वर्ब कौन सी है? वॉज वाला ऑप्शन बनेगा। तो महात्मा गांधी believed that industrialization was no answer to the problems of unemployment in India। अब इंडिया में क्या ये और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया आपका ऑप्शन रह जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत सरल है क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप ये ना समझे कि ये तो बहुत इस तरह कर दिया, अरे ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, इसमें मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप आसानी से ऐसे कोई छोटे छोटे कोई एक हिंट चाहिए एग्जाम में, इतने सारे हिंट्स आपको लगाने नहीं है, ये तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे हिंट्स काम में लेने हैं। एग्जाम में तो आपको केवल एक हिंट चाहिए। आपने सिर्फ ये देखा कि आपको पता है कि दैट और टू नहीं आएगा, दैट और टू किस ऑप्शन में है, जिसमें दैट और टू आपको पता है एस और क्यू जिसमें आ रहा है, एस क्यू काट लो, एस क्यू किस में आ रहा है? दो ऑप्शन कट गया ना, एस क्यू ए ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लग रहा है कि आपने कह दिया आंसर और ये पी नहीं आएगा, आर और पी नहीं आएगा, आर और पी किस में आ रहा है? आर और पी इसमें भी आ रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। इस तरीके से यदि मान लो आपको कोई क्वेश्चन, ये तो खैर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इसका आंसर भी समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये मैटर लिखा हुआ क्या है, तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शंस बहुत जरूरी है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन से वो करने होते हैं। तो डी ऑप्शन की तरह एक बार पढ़ के देख लो कि महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नो आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। चलिए, महात्मा गांधी को विश्वास था कि औद्योगिकरण है वो केवल भारत की जो बेरोजगारी है उसको, उसकी समस्याओं को दूर करने का एकमात्र जरिया नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऐसे छोटे 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 तरीके आपको देखना, नाउन के पीछे नाउन बिना कंजंक्शन के नहीं आएगा, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन एक साथ आप इस्तेमाल इस तरह नहीं करोगे, ठीक है। वर्ब का वर्ब के साथ आप यू कनेक्ट करोगे तो आप एंड वगैरह से यूज करोगे, तब वो आपस में कनेक्ट होगी। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपको याद में रखने होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सेंटेंस है आपका, अ स्टोन व्हाइल अ स्टोन। देखो अ स्टोन, आपने एक नाउन लिखी है स्टोन, यहाँ पर आपने आर्टिकल लगा दिया, यहाँ भी नाउन लिख करके वापस आर्टिकल लगा दिया। दो नाउन को क्या इस तरह व्हाइल से जोड़ा जा सकता है क्या? अ स्टोन व्हाइल ए स्टोन, कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऑप्शन पी नहीं हो सकता, पी किसी ऑप्शन में है क्या? डी ऑप्शन में है, पी आपका ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, अ स्टोन कैन नॉट गैदर मॉस, ठीक है। फिर आप कह रहे हो सेंटेंस में कि दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ दैट के बाद क्या कर दिया आपने? वर्ब लगा दी सीधी, और इधर भी दैट के साथ आपने वर्ब लगा दी। इसका मतलब इनका कोई ना कोई नाउन होगा, ये दोनों पोस्ट मॉडिफायर है, ये दोनों ही पोस्ट मॉडिफायर है। तो इसको भी आपको किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और इसको भी आपको किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को सब्जेक्ट की जरूरत है। अब इन दोनों को सब्जेक्ट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? एक तो यहाँ पे वर्ब बन रही आपकी कैन नॉट गैदर, ये तो वर्ब बन रही है, ठीक है। और मॉस का तो दैट राइंग बनेगा नहीं। इसका मतलब एक स्टोन के लिए इनमें से कोई ना कोई आपके पोस्ट मॉडिफायर है। इस वाले स्टोन के लिए हो सकता है आपका आर हो सकता है, इसके लिए एस हो सकता है,
ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, और यहां पर आपने वर्ब लिखी हुई है, विल गैदर आपकी वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। इट किसको फॉलो कर रहा है, मॉस को इट फॉलो कर रहा है। मॉस के लिए क्या है, इट को ये फॉलो कर रहा है। मॉस आपकी नाउन है तो इट आपका ये फिर प्रोनाउन बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक को तो फर्स्ट वाले स्टोन के साथ लेना पड़ेगा और एक को आपको पी के साथ रखना पड़ेगा और एक वर्ब पैटर्न आपको बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे जो सेंटेंस जब आते हैं ना, ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। मैं अलग अलग तरीके ले रहा हूं, जो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन में आपको ले रहा हूं। तो ये पैटर्न जो आपका आता है क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन से आपको क्वेश्चन उड़ाना होता है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑप्शन को देखें, देखो क्या आर आ सकता है, स्टोन, फिर आप कह रहे हो आर से, ऑप्शन देखो आर क्या कह रहा है, अ स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, आप कह रहे हो ऐसा पत्थर जो एक जगह पर पड़ा रहता है, ठीक है, एक जगह पर पड़ा रहता है। क्या कह रहा चाह रहा है, आर। उसके बाद क्यू कह रहा है, फिर कैन नॉट गैदर मॉस, वो इतनी ज्यादा मतलब जंग नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। फिर क्या कहोगे, फिर पी कह रहे हो, वाइल अ स्टोन, फिर क्या कह रहे हो, एस, दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग विल गैदर इट आफ्टर टाइम। लगने को तो ये आपका पहला ऑप्शन सही नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि अ स्टोन, आपने पहले नाउन लगाई, उसके बाद आपने क्या किया, एक मॉडिफायर लगाया। कौन सा मॉडिफायर लगा रहे हो, आर लगा रहे हो। आप स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, ऐसा स्टोन जो एक ही जगह पर पड़ा रहता है, कैन नॉट गैदर मोस, वो इतनी ज्यादा जंग नहीं पकड़ता जितना वह वाइल्ड स्टोन, जबकि वो स्टोन जो क्या लगातार चलता रहता है, वो एक कुछ समय बाद में वो जंग पकड़ लेता है। ये तो सुनने में थोड़ा अटपटा लग गया ना, थोड़ा उल्टा हो गया इसका अर्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हाशिए में ये ले सकते हैं पहला तो, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो, अ स्टोन, क्या पहला एस हो सकता है, अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ऐसा पत्थर जो क्या कर रहा है, जो बार बार लगातार चलता रहता है, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग। फिर क्या है, कैन नॉट गैदर मोस, कैन नॉट गैदर मोस आपने कह दिया क्यू। फिर आप कह रहे हो क्या, वाइल अ स्टोन, वाइल अ स्टोन वापस कह दिया आपने, और आर क्या है, दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस विल गैदर इट आफ्टर अ टाइम। यहां सेंस थोड़ा सही बैठ रहा है, सीक्वेंस भी इसमें सही बना दी। ये कह रहा है कि अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग cannot gather moss while a stone that remains lying in one place will gather it after time। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा पत्थर जो क्या लगातार चल रहा होता है, वो इतनी ज्यादा मतलब जंग नहीं पकड़ता उतना वह पत्थर जो एक ही जगह पर पड़ा रहता है वो कुछ समय बाद में पकड़ लेता है। तो ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी आपका जस्टिफाई हो रहा है और इसका मीनिंग है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी रहेगा। अब सी ऑप्शन क्यों गलत है, पहले सी ऑप्शन को देखते हैं। देखो, अब आप कह रहे हो अ स्टोन कैन नॉट गैदर मोस, चलो पहला क्यू ले लिया। फिर आप कह रहे हो पी, क्यू के पीछे पी, अ स्टोन कैन नॉट गैदर मोस वाइल अ स्टोन, फिर क्या कहना चाहिए, वाइल अ स्टोन, फिर एस दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, फिर आप आर कह रहे हो दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस। तो दैट के पीछे दैट तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं आ सकता, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हैं। आर के पीछे एस और एस के पीछे आर तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो एस के पीछे आर नहीं आ सकता, एस के पीछे आर यहां पर भी गलत है, ठीक है। और आर के पीछे एस भी नहीं आ सकता, आर के पीछे एस किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा होता तो इसमें भी कट जाता, तो ऑप्शन कट गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, एस क्यू पी आर। क्या ऑप्शन है, एस क्यू पी आर। क्लियर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखो क्या कहता है ये सेंटेंस, देखिए अब इसमें क्या किया है इसने कि अ स्टोन इसने पहले लिखा है, क्या लिखा है, अ स्टोन। इसके बाद क्या किया है इसने, पोस्ट मॉडिफायर लगाया है। पोस्ट मॉडिफायर हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आपको इसको पहले लेना पड़ेगा एस क्यू पी आर। तो आपने पहले क्या लिया कि दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ठीक है। अब देखो, लगाने को तो आप ये भी पहले लगा सकते थे, एक बार इसको पहले लगा के देखता हूं। देखो, दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, यदि मैंने इसके बाद में आपने दैट लगा दिया और यदि मैंने लिख दिया कि दैट रिमेन्स
दैट रिमेन लाइंग, लाइंग पड़े रहना, दैट रिमेन्स लाइंग, लाइंग इन वन प्लेस, आपने लिख दिया क्या, इन वन प्लेस, ठीक है। फिर आपने कह दिया कि वाइल, वाइल स्टोन, दोबारा आपने वाइल स्टोन कह दिया, सॉरी देखो इसके बाद क्या लिखा, वर्ब लिया आपने, क्या वर्ब ली है कि कैन नॉट गैदर मोश, क्या लिया आपने इसके बाद, इसकी वर्ब ले लिया आपने, इसकी वर्ब ले लिया आपने, कैन नॉट एक ही साथ लिखा जाता है, कैन नॉट गैदर मोस, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि वाइल अ स्टोन, वाइल अ स्टोन आपने दोबारा कह दिया, और इसका वापस आप पोस्ट मॉडिफायर ले रहे हो क्या, दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, आपने कह दिया दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ये आपने पोस्ट मॉडिफायर ले लिया, दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन आपका वैसे ही बन रहा है, कौन सा, विल गैदर इट आफ्टर अ टाइम, विल गैदर इट आफ्टर अ टाइम, ये सेंटेंस था आपका। अब इस सेंटेंस में क्या है देखो, पहली बात तो स्टोन के बाद दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, ये इसका पोस्ट मॉडिफायर है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टोन को, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि कैन नॉट गैदर मोस, आपकी वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसके बाद वापस क्या है कि स्टोन आपने कह दिया, और दैट कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ये आपका पोस्ट मॉडिफायर लग रहा है, ये पोस्ट मॉडिफायर लग रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वाले स्टोन को मॉडिफाई कर रहा है, और इस वाले स्टोन की वर्ब कौन सी है, विल गैदर है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है देखो, कि सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, और आपका एडवर्ब दे रखा है। यहाँ सेंटेंस के अंदर क्या किया हुआ है कि इस सब्जेक्ट को आपने मॉडिफायर लगा रहा है, इस सब्जेक्ट को भी पोस्ट मॉडिफायर लगा रखा है, और दोनों आपने सेंटेंस को किससे जोड़ा है, कंजंक्शन से जोड़ा है। तो वाइल क्या है, एक कंजंक्शन बना हुआ है जो इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है ना, दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस कैन नॉट गैदर मोश, और यहाँ भी आपने क्लोज लगा दिया, यहाँ भी क्लोज लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब इस सेंटेंस के अर्थ को देखें तो क्या अर्थ निकालेगा कि ऐसा पत्थर जो एक जगह पर पड़ा रहता है वो इतनी ज़्यादा जंग नहीं पकड़ता, उतना वह पत्थर जो लगातार चल रहा रहता है वो कुछ समय बाद में पकड़ लेता है। तो ये आपका ऑप्शन सेंटेंस में क्या बनेगा, इसका मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका अर्थ है वो आपका उल्टा होगा। तो हमें इन ऑप्शंस को, पोस्ट मॉडिफायर तो हम लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते थे, इसमें भी लगा सकते थे, तो यहाँ हमें हिंदी अर्थ से इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। तो हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोस्ट मॉडिफायर को तो आपको पहले के साथ, और इस पोस्ट मॉडिफायर को आपको सेकंड के साथ आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको फर्स्ट के साथ में दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस की बजाय आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कौन सा, कि स्टोन, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, आपको लिखना पड़ेगा दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग। ये एग्जाम में आप प्रैक्टिस करते हो पहले तो ये बहुत जल्दी तैयार होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगा रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह दोगे, दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, और इसमें क्या हो जाएगा इसके मॉडिफायर में कि दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस। तो ये कहना आप ये चाहते हो इस सेंटेंस में कि ऐसा पत्थर जो लगातार चल रहा होता है वो इतनी ज़्यादा मौस नहीं पकड़ता, इतना वह पत्थर जो क्या करता है एक ही जगह पर पड़ा रहता है, कुछ ही समय बाद वो ऐसा कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इसमें था क्या, आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है आपने, वर्ब, इसमें पोस्ट मॉडिफायर लगा रखा था,
एक पोस्ट मॉडिफायर लगा रखा था। मॉडिफायर का मतलब जो पहले लग के लगा है तो प्री मॉडिफायर कहलाता है, बाद में लगाते हैं तो एक पोस्ट मॉडिफायर होता है। उसमें सब्जेक्ट के साथ पोस्ट मॉडिफायर था। उसके बाद क्या था, वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। फिर आपने एक कंजंक्शन से दोनों को कनेक्ट किया है, कंजंक्शन कौन सा, वाइल से कनेक्ट किया है। फिर वापस एक सब्जेक्ट लगाया आपने, वापस सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ भी एक पोस्ट मॉडिफायर ले रखा है, इस सब्जेक्ट के साथ भी एक पोस्ट मॉडिफायर आपने लगा रखा है। और उसके बाद क्या किया है, वर्ब लगाई है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया है, वर्ब लगाई है फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर वापस आपने एडवर्ब लगा दिया। ठीक है, ये तरीका आपने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक में हम समझेंगे किस तरीके से SVOCA होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेसिक पार्ट में एक बेसिक टॉपिक रहेगा, उसमें हम इन चीज़ों को समझेंगे ज़्यादा विस्तार से। क्लियर हैं? चलें देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है आपसे। देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो जहाँ पर लेवल हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, सरल से मुश्किल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड। देखो ये पक्का है आपके सेंटेंस में, देखो दो वर्ड मिलते ही आप सेंटेंस में देख लो, आपको पता है कि पी के पीछे क्यू आएगा क्योंकि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो एन्यूमरेटेड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, तो पी के पीछे क्यू आएगा। पी क्यू किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, पी और क्यू इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। पी और क्यू इस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन बन सकता है। पी और क्यू इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कट गया आपका। पी और क्यू इस ऑप्शन में भी आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक दूसरा तरीका आप ये भी ध्यान दें कि जब भी कभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में देख लो, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, दो एस आ रहे हैं और दो पी आ रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, दो एक एस आ गया पी आ गया, पहला एस और पी में से ही कोई पहला हो सकता है। इसका मतलब क्यू नहीं हो सकता और आर नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला क्यू भी नहीं हो सकता और पहला आर भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया ये नहीं बनेगा, आर ऑप्शन में नहीं है तो आपका पहला ऑप्शन नहीं बना पाओगे। दूसरा पहला क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर एक तो आर नहीं होगा, एक आपका पहला क्यू नहीं हो सकता। क्यू कौन सा, फॉर द फर्स्ट टाइम हैव बीन एन्यूमरेटेड पैसे भी नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखे। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन में या तो एस होगा या पी होगा, या तो पहला कौन होगा, या तो एस होगा और या पी होगा, मतलब या तो पहला एस आपको ये लेना पड़ेगा और या आपको पहला ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। अब यदि पहला आप यदि एस लेते हो, पहला यदि एस लेते हो तो एस के पीछे क्या क्या है, देखो इस एस के पीछे पी लगा रखा है। क्या देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द 42nd अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आगे आर कह रहे हो फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और फिर क्यों कह रहे हो हैव बीन एन्यूमरेटेड इन स्टूडेंट, ठीक है। हाँ सेकंड में देखो, सेकंड ऑप्शन में पहला क्या किया, पी किया है। फर्स्ट यदि आप पी को देखते हो कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड, ये तो ठीक है इसके अंदर, ठीक है। फिर एस के पीछे आर कह रहे हो अंडर द 42nd अमेंडमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फिर एस और क्या लगा रहे हो, आर लगा रहे हो। ठीक है, अब देखो लेवल थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा कि इनमें से यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन रखा जा सकता था। ठीक है, तो फिर ऐसे सेंटेंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब और एक दो चीज यहां पे देखो दिमाग लगाओ कि आपको पता है कि पी और क्यू आएगा, पी क्यू ऑप्शन में जरूर है, पी क्यू इसमें है नहीं, इसमें पी आर है और इसमें पी एस है, ये तो खैर ऑप्शन में कट गए दोनों। अब देखो, अब आप कह रहे हो कि फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड। अब आपको एन्यूमरेटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली एन्यूमरेटेड के बाद में क्या होगा, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब
क्यू लास्ट होना चाहिए। और एक देखो, एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे एक बात समझ दो, एक ये आपको लगभग जैसे 20 में से आपके मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपके लगभग आपके 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ना वो तीनों में एक जैसा रहता है। अब इसके लास्ट में भी क्यू आ रहा है, इसके लास्ट में भी क्यू आ रहा है, और इसके लास्ट में भी क्यू आ रहा है, तो 90% आप मान के चलो कि अंत में क्यू आएगा। अंत में क्या आएगा? क्यू आएगा। ये 90% मान के चलो, ठीक है ना। अंत किस में रहेगा? अंत कौन सा रहेगा? क्यू का रहने वाला है। अब एक में क्या कर रखा है? आर दे रखा है लास्ट में कि फॉर द सीजन ऑफ इंडिया इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दे रखा है। तो ऑब्वियसली यहां पर देखो दो ऑप्शन लास्ट में क्यू मान के चलें। अब क्यू यदि मान के चलें तो ये तो दोनों ऑप्शन बैठ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? डी बैठ रहा है। ओके, अब देखो इस बी ऑप्शन के अनुसार यदि हम देख के पढ़ें, देखो बी के अनुसार क्यों गलत हो रहा है? दो तो ऑप्शन घट गए, बी के अनुसार देखो बी क्यों गलत बैठ रहा है। देखो कि फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर आप कह रहे हो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड, और फिर आप कह रहे अंडर 4, एन्यूमरेटेड के साथ अंडर नहीं आएगा, आप एन्यूमरेटेड के साथ में अंडर नहीं लगा सकते। एन्यूमरेटेड अंडर द 42nd एन्यूमरेटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आपका गलत बनेगा। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन आपका बन जाएगा SRPQ कि फॉर फर्स्ट टाइम। देखो अब ऑप्शन क्या बन रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द 42nd अमेंडमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा। अब इसमें एक दूसरा तरीका देखो, समझो क्या होता है कि जब आप सेंटेंस बनाते हो तो कोई भी चीज आप कोई मैटर तैयार करते हो किसी भी तरह का, तो पहले आप क्या करते हो? पहले तो फोल्डर बनाओगे और फिर उसके अंदर डेटा डालोगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप डेटा बताओगे और बाद में फिर आप कोई एक फोल्डर बताओगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप क्या करते हो कि आप एक फोल्डर बनाते हो। फोल्डर क्या बनाया कि आप कह रहे हो कि पहली दफा क्या कि कौन से 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए, तो आपने पहले एक बनाया कि आपके 42वां संविधान आपने बनाया, ये आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके अंदर डेटा डाला है क्या कि इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको आपने लिया है। तो पहले आपको वाइड रेंज में कहना पड़ेगा कि 42वें संविधान संशोधन के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए 10 क्या किया है, जो मौलिक कर्तव्य है उनको शामिल किया गया है भारत के संविधान में। तो ये अर्थ आपका निकलेगा। तो यहाँ एक हिंट आपका एन्यूमरेटेड इन से भी आपका निकल रहा है कि लास्ट ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है। तो जहां दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एकदम जैसे ही आपको दो ऑप्शन मिले तो आपको ये देखना है कि दो ऑप्शन यदि मिल गए तो वो तो रहेंगे, तो वो देखते ही आपने पहला इसमें और इसमें ऑप्शन में काट दिया, ठीक है ना। और काटने के बाद फिर देखो कि आपने लास्ट ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन रहेगा। तो देखो देखो अब इसको फटाफट करने में देखो किस तरह होते हैं। जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस की, तो इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से किया जाता है कि जैसे मान लो, देखिए अब देखो, अब आपने इसको पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड, आपको पता है दो ऑप्शन मिल गए, पी और क्यू इसमें बन गए। अब पी और क्यू ऑप्शन बन गए, पी और क्यू किस में है? आपके पी और क्यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पी और क्यू एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब आपको देखना है लास्ट में क्या है, 3 इसमें लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब आंसर ये होगा, 90% आंसर यही बनेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि तीनों में सेम है, इसका मतलब वही होगा। आप तो मैं कह रहा हूं जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट में 3 एक जैसे होते हैं, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तो बात अलग है कि वो वाला ऑप्शन बन जाएगा, बाकी इन 3 में से ही एक बनेगा। फिर पहला ढूंढ लो कि पहला कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, तो आंसर आपका मिल जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, रमाई एंड समाई वर टू पुअर यंग मैन। आपके रमाई और समाई दो गरीब व्यक्ति थे। अब आप कह रहे हो ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। आप कह रहे हो कि मार्केट डे, जब मार्केट चलती थी वो क्या करते थे, अपना लेबर मतलब अपना वहां पर अपना काम करते थे। दे लिव्ड नियर महेशपुर, ये इंट्रोडक्शन है, दे लिव्ड नियर महेशपुर, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्यू होगा। ऑन अदर डे, ऑन अदर डे पी को आर फॉलो कर रहा है, पहला क्यू और पी को आर फॉलो कर रहा है,
ठीक है ना। पहला Q और P को R फॉलो कर रहा है, तो P को R फॉलो इसमें भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, इसका मतलब आंसर थर्ड है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। तो और भी इसको आप देख सकते हो, देखो देखो रमाई एंड समाई वर टू यंग मैन, फिर आपके दे लिव नियर महेशपुर, वो महेशपुर में रहते थे, महेशपुर के पास रहते थे। फिर क्या कहोगे, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, जब मार्केट डे होता था तो लेबर करते थे, वहां पर काम करते थे, ठीक है। ऑन अदर डे दे रिमेंड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क, और दूसरे दिन वो क्या करते, और जब दुकान मार्केट नहीं चलती थी तो वो क्या करते थे कि गांव के अंदर काम ढूंढा करते थे। फिर क्या कहोगे, तो ये तो ऑप्शन कंप्लीट हो गए। फिर दे वांटेड रेगुलर वर्क, वो क्या कर रहे थे, रेगुलर वर्क चाहते थे। फिर क्या हुआ, द हेडमैन गेव देम 2 प्लॉट्स, तो हेडमैन सरपंच है, उसने उस गांव उनमें क्या कर दिया, 2 काम और सौंप दिए। ये तो बहुत स्टोरी नुमा है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसका मतलब पहला आपने क्यू कह दिया, क्यू के बाद में आपने क्या कह दिया, ऑन मार्केट डे बन गया, ऑन मार्केट डे के बाद में क्या बन गया, ऑन अदर डे बन गया, पी के पीछे क्यू आ ही रहा है, लास्ट में एस आपका बन जाएगा QPRS। तो QPRS कहां पर है, ये QPRS ऑप्शन बन गया, कौन सा, सी ऑप्शन बन गया, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस में आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से वो 3 ऑप्शन आपके कट रहे हैं, ठीक है ना। तो एस के पीछे पी देखें, तो यदि मान लो आपने रमाई एंड समाई वर द टू पुअर मैन, दे वांटेड रेगुलर वर्क, यदि आपने ये कह दिया। फिर आपने कह दिया पी ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, फिर आपने कह दिया कौन सा कि दे लिव नियर महेशपुर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये गलत होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हमें पहले करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस उन्हें पहले करना पड़ेगा, आप बाद में बाकी सारी डिटेल बताओगे। इस ऑप्शन को देखें तो पहला आर कह रहा है कि रमाई समय टू यंग मैन, फिर आप करें ऑन अदर डे, अरे पहले मार्केट डे आएगा फिर अदर डे आएगा, ये ऑप्शन घट गया। फिर PQRS कैसे से गलत है कि ऑन मार्केट डे दे सोल्ड लेबर दे लिव्ड नियर महेशपुर, ये तो आपका सेंटेंस ही इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन घट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपके ये चीज़ थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ा आप इसे और बेसिक तरीके कई हैं, आप अपने खुद के जुगाड़ बिठाइएगा, ये सिर्फ पहली है और कुछ नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अभी आपके एग्जाम को टाइम है, ठीक है, अभी भी जो समय है ये इन चीज़ों के लिए बहुत है, PQRS क्वेश्चंस के लिए काफ़ी है। PQRS हो गया, एक्टिव ऐसी हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है और डायरेक्ट इसके मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो इन्हें जैसे आपने 2 PQRS करेक्ट कर दिए तो 4 मार्क्स तो आपके यहीं बन गए, एक एक्टिव पैसिव सही है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो 4 वो हो गए, 8 मार्क्स आपके यहाँ बन रहे हैं, और 5 क्लोज टेस्ट वाले 10 आपके वो बन रहे हैं, तो 18 मार्क्स तो आपके सीधे यहीं पर हैं, ठीक है ना। 20 मार्क्स की आपकी वोकैब है, ठीक है ना, और बची आपकी ग्रामर है, ठीक है ना, जो आपके 6 मार्क्स की होती है। ओके, इस तरीके से देखो, तो इन्हें आप करिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में जैसे इसमें आगे जैसे हम क्लास पढ़ेंगे, इसमें क्लास लेंगे, उसमें थोड़ा लेवल हम आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। ओके, चलिए, ओके, कॉल इट टुडे, बाय बाय।